Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. Today we are going to continue the chapter 7, Conservation of Plants and Animals. So students, in the previous class we studied about deforestation and causes of deforestation along with its consequences of deforestation. Today we are going to study the first question which includes deforestation, that how deforestation causes droughts and reduction in rainfall. कैसे डिफॉरेस्टेशन ड्राफ्ट्स फैलाता है, ड्राफ्ट्स कॉज कर सकता है और रेनफॉल को रिड्यूस कैसे कर सकता है. So the answer is, when trees are cut down, the percentage of carbon dioxide in the atmosphere increases, which causes global warming. Moreover, plants absorb water from the soil and release it in the air through transpiration. It is this moisture in the air which eventually turns into clouds and returns to earth as rainfall. Deforestation and increase in temperature on the earth disturb the water cycle, which leads to a reduction in rainfall and droughts. तो डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है, डिफॉरेस्टेशन कैसे ड्राफ्ट्स और रेनफॉल को रिड्यूस कर सकता है, कि जब ट्रीज़ कट हो जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पिक परसेंटेज होता है जो एटमॉस्फेयर में रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि ट्रीज़ उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. तो इसीलिए प्लांट्स जो वाटर ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से, वो रिलीज़ करते हैं एयर में ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के द्वारा, जो आपको पता ही है. तो जो मॉइस्चर एयर में रिलीज़ करते हैं वो इवेंचुअली किस में टर्न होता है, क्लाउड्स में टर्न होता है और अर्थ में एज अ रेनफॉल हम लोगों को वो मिलता है. लेकिन ये जो डिफॉरेस्टेशन है ये अर्थ का टेम्परेचर ऐसे बढ़ा दे रहा है, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब कर रहा है, और जो अल्टीमेटली क्या एक लीड कर रहा है, रिडक्शन इन एयरफॉल और ड्राफ्ट्स पैदा कर रहा है, ड्राफ्ट्स कॉज कर रहा है. सो दिस इज़ द रीज़न this is the cause of this deforestation. The second question is, how does deforestation affect the quality of soil? कैसे deforestation soil की quality को affect कर रहा है? So the answer is, the forest add humus to the top layer of the soil. Their roots hold the soil together and allow the surface water to seep into the soil. Due to desertification, the soil erosion takes place. Physical properties of the soil changes and it becomes less fertile, and the water holding capacity of the soil decreases, which may leads to the floods. तो जब फॉरेस्ट में जो लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट जो होता है वो क्या करता है, एक्चुअली जो इतने सारे पेड़ होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ह्यूमस ऐड करते हैं टॉप लेयर ऑफ द सॉइल पे. सॉइल का जो टॉप लेयर होता है वहाँ पे ह्यूमस ऐड करते हैं, और जब जो ट्रीज़ हैं उनके रूट्स फिर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं और सरफेस में वो अलाउ करते हैं, वाटर को अलाउ करते हैं अपने अंदर खींचने में, वाटर को अलाउ करते हैं. लेकिन जैसे ही डेजर्टिफिकेशन, ड्राफ्ट्स ये सब बढ़ रहा है, तभी क्या हो रहा है, सॉइल इरोशन बड़ी तादाद में बढ़ रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सॉइल का जो चेंज हो रहा है और वो लेस फर्टाइल हो जा रहा है, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट कम हो जा रहा है, उसका टेक्सचर बदल जा रहा है, उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, और जो अल्टीमेटली क्या लीड कर रहा है, फ्लड्स, जिससे बाढ़ आ रहा है. ओके, नाउ हियर वी हैव know the term desertification. Now we are going to know what is desertification and how it is caused. So desertification is the process by which a fertile land turns into a desert. Deforestation is the major cause of desertification, as it exposes the top layer of soil to natural forces like wind, water and sun. With no roots to hold the soil, it gets eroded quickly and the lower, hard and rocky layers of the soil get exposed. These layers have less humus and are less fertile. Gradually, fertile lands turned into deserts. तो desertification का प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, जहाँ पे एक फर्टाइल जो लैंड है, एक फर्टाइल लैंड किस में टर्न हो रहा है, डेजर्ट में बदल जा रहा है. और इसका मेन कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, जहाँ पे जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसका जो नेचुरल फोर्स है, जैसे कि विंड, वाटर, सनलाइट है, ये सारे एक्सपोज हो जा रहे हैं.
और रूट्स नहीं लग रहा है वहाँ पे, पेड़ नहीं लगा रहे, पेड़ सारे कट जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे रूट्स नहीं है जो सॉइल को होल्ड पकड़ के रखते हैं और उसको इरोशन नहीं होने नहीं देते हैं, उसको जो हार्ड एंड रॉकी। और इसी वजह से क्या हो रहा है, वो जो हार्ड और रॉकी लेयर जो है जिसमें पत्थर वाला जो सॉइल होता है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ जा रहा है। और जो इस लेयर का जो सॉइल होता है उसमें कम ह्यूमस होता है और बहुत ही कम फर्टाइल होता है, इसीलिए ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे लैंड को डेजर्ट में बदल दे रहा है। तो यही है इसका कॉज और यही है डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग endangered plant animal species and their habitats in an effort to maintain the ecological balance। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या है? जहाँ पे एक प्रैक्टिस है जहाँ पे एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, मतलब जो कि बहुत कम तादाद में बचे हुए हैं, उनका जो रक्षा करके उनको प्रोटेक्ट करके वहाँ पे रखा जाता है और उनका जो बायोलॉजिकल एक लाइफ है उनको मेंटेन किया जाता है। और एक बैलेंस, हमारा जो इकोलॉजी का जो बैलेंस, इकोनॉमिकल जो बैलेंस है वो भी मेंटेन किया जाता है इसी कंजर्वेशन के द्वारा। So here you can see that you already know that we celebrate World Tiger Day। हम लोग सेलिब्रेट करने लगे हैं एक डे जो कि क्या नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे। क्योंकि टाइगर का जो एक होता है, टाइगर की जो संख्या होती है वो धीरे धीरे कम होने लग रही है। टाइगर्स इन इंडिया बाय रीजन यू कैन सी हियर, कर्नाटका में बस 406 ही है, उत्तराखंड में 340, तमिलनाडु में 229, मध्य प्रदेश में 208, महाराष्ट्र कंटेन्स 190 एंड द सुंदरबंस इन बंगाल इज 76। So tigers population rises to 2226 from 1411 in 2008। तो 2008 में टाइगर्स की संख्या बहुत ही कम होने लगी थी। जब से हम लोग ये टाइगर को संरक्षण के लिए हम लोग टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, बहुत सारे कंजर्वेशन उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन इकोलॉजिकल एक बैलेंस बनाने के लिए उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तब से टाइगर की जो संख्या है 30% बढ़ी है। और अभी एक इंडिया इज़ नाउ होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड टाइगर्स। और अभी क्या है, इंडिया में लगभग पूरे वर्ल्ड में 70% टाइगर्स इंडिया में मौजूद है, उनको संरक्षण करके बचा के अभी रखा गया है फॉर इकोलॉजिकल बैलेंस। ओके, हाउ डज़ द गवर्नमेंट कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करती है? द गवर्नमेंट ले डाउन रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ टू प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है हमारे फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। बिसाइड्स इट ऑल्सो earmarks rich flora and fauna habitats as protected areas where the following activities are prohibited। और उसी तरीके से कुछ एरियाज़ को गवर्नमेंट ने मार्क किया है जहाँ पे कोई भी फ्लोरा मीन्स कोई भी प्लांट्स, फोना मीन्स कोई भी एनिमल्स को हम लोग हार्म नहीं पहुँचा सकते हैं और उनको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं हमारे कुछ चीज़ों के लिए। लाइक सम एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्रोहिबिटेड किया गया है, कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे ह्यूमन के लिए वहाँ पे करना अलाउड नहीं है, जैसे कि कटिंग डाउन ट्रीज़, पेड़ काटना उस जगह में अलाउ नहीं है। ग्रेजिंग कैटल मतलब कोई गाय भैंस वहाँ पे चढ़ाना वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मतलब मना किया गया है। हंटिंग, शिकार करना मना किया गया है। प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन, वहाँ पे हम लोग कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे सिर्फ वो हैबिटेट्स, फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट किया जाता है। पोचिंग लाइक इलीगल किलिंग और कैप्चरिंग वाइल्ड एनिमल्स, इलीगल जो किलिंग होता है एनिमल्स का उनके कुछ पार्ट्स के लिए, वो भी वहाँ पे प्रोहिबिटेड है, मना किया गया है, और अगर कोई करता है तो उसको सज़ा भी मिलती है। ओके, so students, the remaining part we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter. And students, if you all have any doubt in any part, you can ask me. I am going to clear your all doubts. So students, we are meeting soon with the remaining part of this chapter in the next class. Till then, stay safe in your home and study well. Thank you students.
है।